ओके। जय हिंद एवरीवन। आज हो सकता है कि हमारा रेस्पिरेशन का लास्ट पार्ट हो। एक बार मैं फिर से फ्लो चार्ट बता दे रहा कि हम लोगों ने चैप्टर को कैसे स्टार्ट किया था। इवन रेस्पिरेशन एज अ टॉपिक की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस जान लिया था कि यार रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब फूड से एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब अगर मान लो कि फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होगा। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो रेस्पिरेशन को हम लोग बोल देते थे एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते थे। अब अगर मान लो कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती थी वो उतनी नहीं होती थी। तो हम लोग उसको एनारोबिक भी बोल देते थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता था। तो कुछ हमने इस तरीके से हमने एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि ये जो रेस्पिरेशन होता है ये तुम्हारा प्लांट में भी देखने को मिलेगा और ये तुम्हारा एनिमल में भी देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग प्लांट में पढ़े थे तो हमने देखा था कि प्लांट में तीन जगह रेस्पिरेशन हो रहा था। एक तुम्हारा वो स्टेम में भी हो सकता है, एक वो तुम्हारा लीफ में भी हो सकता है, और एक वो तुम्हारा रूट्स में भी हो सकता है। लेकिन हमें पता चला था कि जब भी रेस्पिरेशन होता है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है, वो किसी ऑर्गन से होती है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। तो अगर हम बोलते थे कि प्लांट अगर वुडी है तो वहां लेंटिसल से होता था। अगर मान लो कि प्लांट वुडी नहीं है तब तो वो स्टोमेटा से होता था। लेकिन आपका जो लीफ है वो हमेशा जो रेस्पिरेशन करेगा वो कहाँ से करता था, वो आपका स्टोमेटा से करता था। और जो रूट होता था, रूट कहाँ से करता था, रूट से कहाँ होता था, वो आपका रूट हेयर से होता था। ये चीज हमने बड़े अच्छे से जान लिया था। फिर हम लोगों ने एनिमल की कैटेगरी में आए थे। पहले हमने एनिमल की कैटेगरी में अमीबा लिया था, पैरामीशियम का लिया था एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ हमने प्लेनेरिया का भी रीजन ले लिया था। और प्लेनेरिया इसमें से एकमात्र मतलब क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसका जो मतलब क्या कहते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका सरफेस है। क्या है उसका सरफेस है, मतलब कि उसका स्किन है। पैरामीशियम अमीबा का भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता था वो हमारा क्या होता था, उसका सरफेस होता था, जो कि होता था तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन हो जाता था। फिर हमने कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की थी। उन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जिसमें हमने बात की थी, तो सबसे पहले हमने बात की थी उसमें तुम्हारा अर्थवॉर्म्स की बात की थी। तो अर्थवॉर्म्स में पता चला था कि यार अर्थवॉर्म्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन तो होता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाने के लिए एक ब्लड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिल गया था, ये चीज था। फिर उसके बाद फिर हमने देखा था कि हमने फिश के बारे में पढ़ा था। फिर हमने फिश में भी देख लिया था कि फिश में भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता था वो होता था गिल्स। लेकिन जो डिफ्यूजन ऑफ जो गैसेस होता था थ्रू आउट द बॉडी, इसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती ही होती थी। और ठीक ऐसे ही हमने मतलब क्या कहते हैं इंसेक्ट्स में ट्रैकिया के बारे में भी पढ़ा था, ट्रेचिया के बारे में पढ़ा था, ये सब हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मल्टी सेलुलर में ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में जो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग क्या होता है। सबसे पहले तो जानना है कि ब्रीथिंग मतलब क्या होता है। फिर ब्रीथिंग से रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, मतलब एक छोटा सा इसका डेमो समझ लेंगे, बस ये हो गया। फिर हम ये देखेंगे यार ये जो ब्रीथिंग कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म क्या है ना, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कि यार अगर मान लो कि ब्रीथ इन कर रहे हैं तो क्या हमको चेंजेस दिखते हैं बॉडी में, अगर हम लोग ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो हमको क्या चेंजेस दिखेंगे बॉडी में थ्रू आउट, ये सारी चीजें करने के बाद फिर उसके बाद ही हम लोग कुछ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ यार जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो एक्चुअली में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मतलब क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी का, जिसमें तुम्हारा नॉस्ट्रिल्स हो गया, तुम्हारा ट्रैकिया हो गया, लैरिक्स हो गया, ये सारी चीजों को मतलब क्या कहते हैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें हो गई। जब हम ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं तब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये डिजाइन कराएंगे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी बताएंगे कि कैसे जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो CO2 होती है वो तुम्हारी एक्सेल गैस में लिखी जाती है और कितने परसेंटेजेस गैस में डिवाइड होते हैं। कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तब तुम्हारे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, CO2 का परसेंटेज कितना होता है और वाटर वाटर वेपर का कितना परसेंटेज होता है, इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। फिर जब ये सारी चीजें कवर कर चुके होंगे तब हम लोग उसके बाद रेट ऑफ ब्रीथिंग के बारे में भी जानेंगे कि रेट ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसे फास्ट होती, क्या रिक्वायरमेंट होती, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हो गई।
फिर उसके बाद लास्ट में आता है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सीओ मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कि इस पॉइजनिंग से एक्चुअली में होता क्या है, ये तुम्हारा हीमोग्लोबिन के साथ ये कैसे मतलब क्या कहते हैं इतना मेल क्या खा रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसी से रिलेटेड हम लोग क्या कहते हैं वेंटिलेटर के बारे में भी जानेंगे कि वेंटिलेटर का काम क्या होता है। तो जो ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर ह्यूमन रेस्पिरेशन है, इसको समझने के लिए मैंने ये जो ब्रेथ थ्रो बनाया है, जो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये बताओ मुझे इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? नहीं। नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। देखो, जो तुम्हारे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो तुम्हारे एयर ब्रीथर होते हैं। और जब मैं एयर ब्रीथर की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या चीज है कि एयर के थ्रू वो ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करते हैं। और मैं अगर तुमसे पूछता हूँ ऑक्सीजन क्यों क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसी ऑक्सीजन की हेल्प से हम लोग फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जब हम इसी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तभी हम लोग इन द फॉर्म ऑफ उसको एटीपी जनरेट कर पाते हैं। बाद में हम लोग इसी एटीपी को या तो हम लोग अपने ग्रोथ के लिए करेंगे, यूज करेंगे, या तो फिर हम लोग अपने बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए यूज करेंगे। लेकिन जब भी इस एटीपी का फॉर्मेशन बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ हमारा वेस्टेज भी बन रहा होता है। अब वो इन द फॉर्म ऑफ जो वेस्टेज होता है, या तो वो CO2 के रूप में निकलेगा या तो वो वाटर के रूप में निकलेगा, या तो नहीं, हमेशा CO2 और वाटर निकलता ही है। लेकिन वाटर को समाओ कभी बार वेस्टेज नहीं बोलते, लेकिन जब ये एक्सेसिव हो जाता है तो हमारा बॉडी भी इसको क्या करता है, निकालने की कोशिश करता है। और इसी पूरे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है, ये तुम्हारा सेल के अंदर हो रहा होता है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते, सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते। क्या बोल देते? सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते। ये चीज है जिसमें हमने एक ग्लूकोज को दो पायरुवेट में ग्लाइकोसिस के प्रोसेस में तोड़ा था। फिर वही दो पायरुवेट तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में फिर हमने उसको फिर मतलब क्या कहते हैं 30 एटीपीज में हमने ब्रेक डाउन किया था। तो ये चीज हमने बड़े आसानी से समझ लिया था। तो जब भी मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूँ तो उसमें एयर का प्रेजेंस मतलब कि उसमें तुम्हारा ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर मान लो कि मैं बात करता हूँ कि वो ऑक्सीजन, वो जो फूड को ब्रेक डाउन कर रही है, वो किसके थ्रू मिल रही है, वो कौन सा बेसिकली तुम्हारा ऑर्गन है जो हेल्प कर रहा है, तो वो जो ऑर्गन हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं लंग्स बोलते हैं। लंग्स ही एक ऐसा पार्ट है जहां तुम्हारे रेस्पिरेटरी, जो भी तुम्हारे रेस्पिरेटरी गैसेस है, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे कि तुम्हारे ऑक्सीजन या फिर जो भी वेस्टेज क्रिएट हो रहा है जो कि है तुम्हारा CO2, इसी लंग्स के थ्रू तुम्हारी वो क्या होंगी, वो एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस तुमको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया, ठीक है, वेरी गुड। और इसी एयर से फिर हमने ऑक्सीजन को लिया और बाद में फिर हमने इसी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया। रेस्पिरेशन में जब इस्तेमाल किया तो फिर हमारा CO2 प्रोड्यूस हुआ। फिर यही CO2 फिर तुम्हारा ब्लड सिस्टम के थ्रू क्या होगा, फिर से वापस जाएगा और फिर हम लोग उसको फिर मतलब क्या कहते हैं लंग्स के थ्रू फिर से इसको क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे, बाहर आउट निकाल देंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो अगर मैं बोलता हूं कि ब्रीथिंग क्या प्रोसेस है, तो ब्रीथिंग में तुमको कितने इनहेल देखने को मिले, एक इनहेल देखने को मिले या तुमको दो इनहेल देखने को मिले, मुझे बताओ कितने इनहेल देखने को मिले? एक। एक मिला। तो इस चीज को याद रख लेना कि जब मैं एक ब्रीथ बोलता हूं मतलब सिंगल ब्रीथ बोलता हूं तो उसमें एक इनहेल की बात की जाएगी और एक एक्सहेल की बात की जाएगी। मतलब कि जब एक कंप्लीट इनहेल और कंप्लीट एक्सहेल होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं वन ब्रीथिंग। क्या बोल देते हैं? वन ब्रीथिंग बोल देते हैं। और एक्चुअली में हम लोग एक मिनट में कम से कम एक मिनट में 11 से 17 बार हम लोग मतलब क्या कहते हैं ब्रीथिंग कर चुके थे। इसका मतलब है कि टोटल हम लोग 34 बार टोटल मतलब उसमें से मतलब क्या कहते हैं इनहेल और एक्सहेल कर चुके होते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ है भैया। ना? ये थोड़ा सा मेरे को समझाना जरूरी था, ठीक है, कि ये एक वन ब्रीथिंग क्या होता है, एक ब्रीथ में कितने वो होते हैं, ताकि तुम लोग को अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाए, फिर वो ज्यादा तुम लोग को ठीक रहेगा। तो याद रख लेना, ह्यूमन को एज अ ह्यूमन को एयर ब्रीथर बोला गया। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन और ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की ही डिमांड होती है ताकि वो अपने आप को जिंदा रह सके। क्यों? क्योंकि इसी ऑक्सीजन की मदद से वो फूड को क्या करता है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है ताकि वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी को रिलीज कर सके, ताकि हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए।
फिर वो भले चाहे एनर्जी को मतलब क्या कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मतलब रिपेयर करके या ग्रोथ करके। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने एनर्जी को रिलीज कराया है फूड से, ऑक्सीजन की हेल्प से, इसी को हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेशन बोल देते हैं। लेकिन इस रेस्पिरेशन में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज अ तुम्हारा वेस्टेज भी निकलता है, बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। तो इस चीज को समझ लेना। लेकिन ये जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है ये सेल के अंदर हो रहा होता है। तो जब भी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन को ब्रीथ करना है, क्या करना है, लेना है। किस वजह से? क्योंकि रेस्पियर करना है ताकि फूड से हम लोग एनर्जी को निकाल सके, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ब्रीथ आउट कर सके जो पॉइजनस हमारे लिए हो रखे। लेकिन इस सिस्टम के लिए जो सबसे ज्यादा मेन जो फंक्शन करता है ऑक्सीजन को लेना, CO2 को निकालना, वो है ऑर्गन सिस्टम, तुम्हारा है लंग्स। वो क्या हो रखा है? वो है तुम्हारा लंग्स। ये बेसिकली लंग्स ही है जो तुम्हारे इस रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। समझ में आ गया? और फिर जब यही गैस जब तुम्हारा उससे रेस्पिरेशन हो जाता है तो फिर यही ब्लड तुम्हारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े आसानी से सप्लाई कर लेता है। एक्चुअली में जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो जो लंग्स होता है, जो नोज के थ्रू ये क्या करता है, मतलब नोज के थ्रू जो एयर आती है वो लंग्स तक पहुंच पाती है, और फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन पे जा पाते हैं। ये चीज होता है। लेकिन जब भी रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सेम इसी लंग्स के थ्रू फिर क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी जो ऑर्गेनिजम्स है वो तुम्हारा ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेने की कोशिश करता है कि ताकि से ज्यादा तुम्हारा रेस्पिरेशन हो सके। और फिर वही ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है उसको हम लोग उसी ब्रीथिंग पैटर्न के साथ एक्सपेल आउट कर सके, बाहर निकाल सके। तो ये चीज है। अभी इसको देखो, ये बार बार ये डायग्राम समझ में आएगा तो बार बार तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या ब्रीथिंग है, और इसी ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू ये तुम्हारा फिर मतलब क्या कहते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन की डिमांड को इधर उधर पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन ये तभी पहुंचेगा जब कहीं ना कहीं हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा। तो याद रख लेना जो ह्यूमन बीइंग का ब्रीथिंग है वो तुम्हारे लंग्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? लंग्स के थ्रू होती है। तो जब भी हम लोग एयर रिच ऑक्सीजन को लेते हैं अपने बॉडी के अंदर तो हम लोग उसको बोलते हैं इनहेलेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम लोग इनहेल कर रहे हैं और उसमें हम लोग मतलब CO2 को इनहेल कर रहे हैं तो हम लोग उसको भी इनहेल बोल देंगे, नहीं। लेकिन जो बॉडी का फंक्शन है जिसमें हम लोग एयर रिच में ऑक्सीजन को लेते हैं उसको इनहेल बोलते हैं। और जब हमारा रेस्पिरेशन हो चुका होता है तो जब हम लोग गिविंग आउट जो बाहर एक्सपेलिंग निकालते हैं वो जो एयर रिच होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सेल बोल देते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ये जो इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन है ये रेगुलरली होता रहता है, ब्रीथिंग में होता रहता है। तो एक्चुअली में देखोगे तो जो ब्रीथ का मतलब है उसमें एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन है। ये चीज हो गया। और जब भी हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं तो यही जो ऑक्सीजन है बाद में हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ, फिर उसके बाद यही जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन होना, ये सारी चीजें होना। लेकिन याद रखना कि एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है, ये जरूरी है। तो इसमें भी तुमको ये काफी सारे जो प्राणायाम है ये सब है। तो इसमें इनहेलेशन की कैपेसिटीज दिखाई गई कि हम कैसे इनहेल कर रहे हैं, कैसे एक्सहेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना पहले, कि एक इनहेल और एक एक्सहेल हाँ क्या होता भैया। है ना? तो इसमें जो तुम देख रहे हो ना स्टार्टिंग में जो इनहेल हुआ है ना, तो अभी ये हाफ ब्रीथिंग है। जब ये एक्सहेल हो जाएगा तब ये तुम्हारा कंप्लीट ब्रीथिंग है। मतलब कि एक कंप्लीट जो साइकिल होती है ब्रीथ की उसमें एक इनहेल और एक एक्सहेल सेम आता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो ठीक है। अब इसका आंसर बता दो आयुष। What is the primary purpose of respiration in human? To break down food to release energy. वेरी गुड, आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि कौन सी ऐसी गैस है जो ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करता है रेस्पिरेशन के लिए? भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड। अब आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। What where does the process of respiration take place in the human body? भैया ए वाला in the lungs. ए वाला ना, कौन सा होगा? इन द लंग्स। वेरी गुड, है Lungs. ना, यही होगा इसका आंसर। तुम मुझे बताओ कार्तिकेय। भैया इनसाइड द सेल्स। इनसाइड द सेल, गधे। रेस्पिरेशन तेरे सेल के अंदर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस तेरा लंग्स के अंदर होता है। क्वेश्चन ये बोला कि रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है। Uh, बता प्रणव इसका आंसर क्या होगा? what are two what are the two byproducts of respiration? हाँ बता। भैया carbon dioxide and oxygen. ऑक्सीजन, वेरी गुड, आ जाओ। रुद्र इसका आंसर बताओ।
हाँ भैया, which body which body system is involved in breathing oxygen, breathing out carbon dioxide? भैया इसका द रेस्पिरेशन और द सिस्टम। रेस्पिरेशन, वेरी गुड। और लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ऐसा कौन सा बॉडी का सिस्टम है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, तब उस केस में ये चार ऑप्शन में से फिर क्या आंसर हो जाएगा? अभी तो तूने एकदम सही बताया कि भैया जो हाँ हाँ। ऑक्सीजन जो ब्रीथ कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है, वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह होता है। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो जो अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा, फिर उसका आंसर क्या होगा? क्या बोले भैया भैया अभी? मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि एक जो ऑक्सीजन है, वो जो तेरे लंग से हाँ जो तुम्हारे सेल तक जा रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से जो लंग तक फिर से आ रही है, उसके लिए कौन सा सिस्टम होना जरूरी है? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम? यान तुम मुझे बताओ। भैया नर्वस नहीं, सेलुलस ए वाला। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बेसिकली तुम्हारे ब्लड को सर्कुलेट करने की बात कर रहा है। किसकी हाँ बात कर रहा है? ब्लड को सर्कुलेट करने की बात कर रहा है, कि मतलब CO2 को लाना है और ऑक्सीजन को भेजना है, ये चीज है। तो वो हो गया, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि ये आ, तुम बताओ प्रणव। प्रणव where बताओ। does the exchange where does the exchange of gases between blood and air occur? Uh, the nose, the throat, the lungs, the heart, blood or air? भैया क्या नाम है? लंग्स हाँ। द लंग्स। और इतना सोच क्या रहा है? यही आंसर है। आयुष, इसका आंसर बताओ। What two gases are exchanged during sir oxygen and carbon dioxide? ठीक है, चलो अगला आंसर ही तुम बताओ। अच्छा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो वेरी गुड। अब इसका आंसर बताओ अगला तुम ही। What is the composition of air that is expelled from the lungs? हम्म, Uh, sir, rich in carbon dioxide. हाँ, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि एयर का कंपोजिशन बताओ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एयर का कंपोजिशन तो बताना है, लेकिन तब बताना है कि वो जो एयर है, वो जब तुम्हारी गैस से बाहर निकल ले, जब तुम्हारे लंग से बाहर निकल ले। तो जब भी कोई भी एयर तुम्हारे लंग से बाहर निकलती है, तो उसमें ये देखा गया कि सबसे ज्यादा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कि बेसिकली समथिंग मतलब 4% होता है, 4.4% होता है। ये चीज है। लेकिन जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं, तब यही जो होता है वो तुम्हारा 0.4% होता है। तो अब ये परसेंटेज वाला भी तुम लोग को बताएंगे, जब रेट ऑफ ब्रीथिंग और जब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बताएंगे, तब उसके थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। What is the name of the process by which air rich in oxygen is taken into the body and in rich carbon dioxide expelled? By breathing. ब्रीथिंग, चलो वेरी गुड। अगला आंसर तुम ही बताओ। Which organs are responsible for breathing in humans? भैया heart, lungs, हार्ट, लंग्स। वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? lungs. लंग्स होगा। वेरी गुड। आ जाओ अब यार, मुझे इसका आंसर बताओ कि जो एयर रिच ऑक्सीजन होती है, वो किस प्रोसेस में होती है? एक्सहेलेशन में, ब्रीथिंग में, या इनहेलेशन में, या रेस्पिरेशन में? जो एयर होती है, रिच इन ऑक्सीजन होती है, वो किस प्रोसेस में होती है? भैया इनहेलेशन सी वाला। सी वाला, इनहेलेशन में होती है। वेरी गुड। अगला आंसर तुम ही बताओ, मुझे बताओ कि ब्रीथ का मतलब क्या होता है? जब मैं ब्रीथ बोलता हूँ, तो इसमें एक्चुअली केवल एक इनहेलेशन होता है, एक एक्सहेलेशन होता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन होता है, या फिर दो इनहेलेशन होते हैं? भैया इसमें इन मतलब दो, मतलब वन इनहेल होता है लेकिन एक्सहेल भी होता है, सी वाला। सी वाला मतलब होगा। वेरी गुड, है ना? इनहेल। चलो ये आ गया। चलो आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। What is the primary gas utilized by your body from the air you breathe in? Yeah. भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड। अगला आंसर तुम ही बताओ। The purpose of breathing out, exhaling, is to remove which waste product from the body? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। रुद्र, मुझे इसका आंसर बताओ। जो व्हाट ओवरऑल इज द प्रोसेस है ब्रीथिंग का, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, या फिर एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, या फिर एक वॉलेंटरी प्रोसेस है, या फिर एक टेम्परेरी प्रोसेस है?
एक कंटिन्यू प्रोसेस। एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, वेरी गुड, है ना। मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस है। हम ना चाहते हुए भी इसको रोक नहीं सकते। हम कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग इसकी ब्रीथिंग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंटरी एक तरीके का है। मतलब हम लोग इसको रखेंगे नहीं, वरना क्या हम लोग निपट जाएंगे, ये चीज है ना। तो इतना समझ लो। अब हम्म, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, मैकेनिकल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि एक्चुअली में जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तब हमारे बॉडी सिस्टम के साथ एक्चुअली में होता क्या चीज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के साथ। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये चीज है। तो देखो, जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब भी ब्रीथिंग हो रही होती है, ये तो हमें पता चल गया कि ये भैया हमें लंग्स की वजह से हो रही थी। किसकी वजह से हो रही थी, ये हमें लंग्स की वजह से हो रही थी। लेकिन ये जो लंग्स है ना, ये एक्चुअली में सबसे पहले किस वजह से, इस तक जो तुम्हारी जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, या फिर जो भी एयर रिच ऑक्सीजन है, वो जो पहुंच रही है वो किसके थ्रू पहुंच रही है, वो तुम्हारे नॉस्ट्रिल के थ्रू पहुंच रही है। नॉस्ट्रिल मतलब समझते हैं क्या होता है, जो तुम्हारे नाक में जो छेद होते हैं, जो नाक होती, नाक में जो छेद होते हैं उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। मतलब कि होल इन नोज, क्या बोल सकते हैं उसको, होल इज नोज, है ना, ये चीज है। तो बड़े ही आप ऐसा नहीं है कि मुंह से भी सांस ले सकते हो, लेकिन मुंह से कितना सांस लोगे, कितनी देर तक सांस ले सकते हो, इमरजेंसी केस में ले सकते हो। लेकिन जो ज्यादातर जो हमारी एयर रिच जो ऑक्सीजन आती है, वो तुम्हारे नॉस्ट्रल से आती है। फिर इसी नॉस्ट्रल से होते हुए पहले वो जाती है तुम्हारे नेसल पैसेज में, या फिर नेसल पैसेज नहीं बोलूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, नेसल कैविटी बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, नेसल कैविटी। मतलब कि जो तुम्हारा बक्कल कैविटी होता है, जहां तुम्हारे टंग होती है, टीथ होता है, वो होता है, उसके जस्ट ऊपर तुम्हारा क्या पाया जाता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा नेसल कैविटी पाया जाता है। तो उस नेसल कैविटी के बाद ही फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा विंड पाइप की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, विंड पाइप। याद रख लो, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त सांस भी ले पाते हैं, तो वो इसी वजह से हो पाता है। क्यों, क्योंकि हमको लगता है कि यार ये जो तुम्हारी नोज है, ये फिर तुम्हारा जो मुंह है, फिर उसके बाद जो हमारा जो ऐसे बॉडी है, तो हमको लगता था कि यार ओसोफेगस से ही तुम्हारा फूड जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओसोफेगस के बगल में एक और तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं पाइप जाता है। वो जो पाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर पाइप बोल देते हैं, या फिर उसको काफी बार लोग विंड पाइप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विंड पाइप भी बोल देते हैं। तो विंड पाइप अलग है, फूड पाइप अलग है। फूड पाइप को हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, ओसोफेगस बोल देते हैं। और विंड पाइप का सिस्टम अलग हो रखा है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो जब भी हम लोग एयर को इनहेल करेंगे, तो जो सबसे पहले जो ऑक्सीजन होगी वो नॉस्ट्रिल में जाएगी, फिर नॉस्ट्रिल से फिर तुम्हारे वो नेसल पैसेज में जाएगी, और फिर नेसल पैसेज में जाने के बाद फिर वो तुम्हारे विंड पाइप में जाएगी, और फिर विंड पाइप के थ्रू फिर वो तुम्हारे फिर मतलब क्या कहते हैं लंग्स में जाने की कोशिश करती है। तब जाके फिर हम लोग वो जो एयर रिच ऑक्सीजन है, फिर हम लोग उसको इन द फॉर्म ऑफ मतलब एक्सचेंज करते हैं, कि ताकि हमारा रेस्पिरेशन हो सके। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। लेकिन ये जो लंग है ना, ये जो लिटरली ये जो लंग है, ये लंग कैसे हो रखा है, ये हैंग्ड हो रखा है। अगर मैं जैसे तुमको लंग्स की अगर इमेज बनाना चाहूँ, तो लंग्स की कुछ ऐसी इमेज होती है। कैसी इमेज होती, कुछ ऐसी इमेज होती है, ठीक है। और ये जो लंग होता है, ये लंग थोड़ा सा हैंग्ड होता है, मतलब थोड़ा सा लटका होता है। इसके ऊपर नो डाउट एक लेयर होगी, अभी मैं लेयर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो होता है कवर्ड होता है, और ये जिस चीज से कवर्ड होता है वो तुम उसको बोला जाता है तुम्हारा चेस्ट कैविटी। मतलब अगर मान लो कि एयर टाइट स्पेस में हो रखा है, तो इस पूरे जिसमें मतलब ये बाहर से भी कवर हो रखा है, जिसमें रिप से कवर हो रखा है ना, तो ये उसको रिप्स बोलते हैं। तो अगर तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे अगर तुम बॉडी को छुओगे तो तुमको रिप्स दिखाई देंगी। तो चारों ओर से रिप्स होता है, नीचे तुम्हारा एक डायफ्राम होता है, ये चीज होता है। तो टोटल जो बॉडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी बोलते हैं। तो मतलब चेस्ट कैविटी में तुम्हारा डायफ्राम भी आता है, रिप्स भी आता है, लंग्स भी आता है, ये सारी चीजें। लेकिन इसी लंग्स को होल्ड रखने का काम जो होता है वो तुम्हारा क्या मतलब क्या कहते हैं रिप्स भी कर रहा है, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डायफ्राम भी कर रहा है। ये जो डायफ्राम है इसको मतलब क्या कहते हैं पोजीशन होल्ड करा के रखता है, ऊपर की ओर होल्ड करा के रखता है। और जो तुम्हारा चेस्ट कैविटी है वो भी इसको होल्ड करा के रखता है। मतलब कि ये दोनों का काम क्या है, एक तरीके से होल्ड करना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म में कब इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब इनको मतलब क्या कहते हैं एक्सपैंड करना है, कि ताकि हम लोग एयर रिच ऑक्सीजन जब ले तो ज्यादा से ज्यादा ले सके, और जब हमें एक्सेल आउट करना हो, बाहर निकालना हो, तो भी हम लोग बड़े आसानी से कर सके। तो वो मेथड है। तो मुझे बताओ, पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ हाँ भैया। आ गया ना, वेरी गुड। तो पहली चीज तो मैं तुमको बताऊंगा कि जब एक्चुअली में जब हम लोग ब्रीथ इन कर रहे होते हैं तब हमारे साथ केस क्या हो रहा था। तो देखो, जब भी हम लोग सांस ले रहे होंगे ना, तो हमारे साथ दो चीज एक साथ होंगी। एक साथ ये होगी कि जब भी हम लोग सांस ले रहे होंगे तो हमारा जो डायफ्राम है, वो डायफ्राम क्या होगा, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मैं वो बना देता हूँ, ठीक है। इसको तुम लोग ध्यान से देखो, ये क्या है तुम्हारा,
तुम्हारा डायफ्राम जो है वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं फूला ही हुआ होता है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ ये फूला ही हुआ है और ये इससे नीचे नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? इससे नीचे नहीं जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, इसको तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब तुम्हारे पास लंग्स के पास ज्यादा स्पेस बनेगा, या फिर ये जब और ज्यादा एक्सपैंड करेगा तब लंग्स के पास ज्यादा स्पेस बनेगा? बताओ मुझे। expand, नहीं, मैंने expand. बोला कि इससे नीचे नहीं जा सकता। मैंने बोला ये इससे नीचे नहीं जा सकता, इसके ऊपर ही रहेगा। तो हाँ, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने पे लंग्स के पास ज्यादा स्पेस आएगा, या फिर इसके एक्सपैंड होने पे लंग्स के पास ज्यादा स्पेस आएगा? contract. कॉन्ट्रैक्ट होने पे। तो Contract. याद रख लेना, तो जब भी हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो ब्रीथ इन करने से क्या होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो मतलब कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो चेस्ट कैविटी हमारी और ज्यादा फूली हुई होनी चाहिए। तो अगर और ज्यादा फूली होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये हो रखा है, जो कि क्या है, डायफ्राम है। ये डायफ्राम क्या होना चाहिए? बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या ही, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, मतलब कि दबा होना हुआ चाहिए। तो मुझे अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इतना समझ हाँ में आ भैया। गया? अब देखो, जो इसमें रिप केज होती है, अगर मान लो कि ये रिप केज होती है तो इन्हीं रिप केज के बीच में एक मसल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल होते हैं। और अगर ये, जब इंटरकोस्टल मसल तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट होती है तब भी मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे ये इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मतलब कि इसको इमेजिनेशन करो कि ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, इसमें बीच में मसल्स है। ठीक है, ये क्या है? बीच में तुम्हारी मसल्स है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये मसल्स इस तरीके से एक्सपैंड नहीं होती कि ये ऐसे एक्सपैंड हो रही, नहीं। ये क्या होती है कि ये आगे की ओर इस तरीके से खिंच के एक्सपैंड होती है। तो जब ये आगे की ओर खिंच के एक्सपैंड होती है तो देखो, जो कभी एरिया ऐसा हुआ करता था केवल इतने में ये ऑक्सीजन होती थी, अब वो ऑक्सीजन इतनी भी बढ़ सकती है ना, इतनी बढ़ सकती है। तो ठीक ऐसे जो ऑक्सीजन है ये क्या होती है, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, ये जो रिप केज के बीच में जो मसल्स हो रखी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, तो ये इंटरकोस्टल मसल तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से तुम्हारा ये जो तुम्हारा चेस्ट कैविटी है, ये भी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करना, ज्यादा से ज्यादा आपको एयर अंदर लेना है, तो आपको डायफ्राम को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो आपकी मसल्स है, रिब्स के बीच में मसल्स है, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ताकि जो रिब्स है वो अपवर्ड मूवमेंट कर पाए, बाहर की ओर निकल पाए। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले हाँ, आ गया। अब ठीक इसी का जस्ट उल्टा, अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ब्रीथ आउट करना है, मतलब कि अब तुमको बाहर निकालना है। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम बाहर निकालना चाहोगे तो मतलब कि जो लंग्स में जो तुम्हारी ऑक्सीजन आई है, इस समय ऑक्सीजन नहीं, जो लंग्स में जो तुम्हारी ब्लड के थ्रू जो तुम्हारी एयर आई है उसमें तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बना रहेगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी को पॉइजनस करेगा। तो वो क्या करेगा? बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बताओ मुझे। हाँ वे करेगा। और अगर वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो उसका मतलब क्या चीज है कि अगर वो बाहर निकालना चाह रहा है तो ये जो तुम्हारा जो चेस्ट कैविटी है, उस चेस्ट कैविटी को उसको कम करना पड़ेगा, धीमे करना पड़ेगा, मतलब कि कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कम करेगा तो फिर उसको नॉस्ट्रिल के थ्रू, इन सब के थ्रू, मतलब ये अभी जो मैं तुमको बताऊंगा विंड पाइप के थ्रू, बड़े ही आसानी से उसको नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल पाएगा। तब उस केस में क्या होना चाहिए कि ये जो डायफ्राम है ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक्सपेंडेड फॉर्म में होना चाहिए। और जो तुम्हारी रिप्स है Expanded. वो तुम्हारी मतलब कैसी होनी चाहिए? रिलैक्स फॉर्म में होनी चाहिए। तो याद रख लेना, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और हमारी इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। लेकिन जब भी हम लोग एक्सेल आउट करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तब हमारा डायफ्राम जो होता है वो भी एक्सपैंड होकर हो रखा होता है, और साथ ही साथ हमारी रिप्स भी कैसी हो रखी होती है? एकदम नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेज में हो रखी होती है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, आ गया ना? तो अभी देखो, मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, तुम लोग को ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, इसमें पहले तुम लोग मुझे बताओ, ये डायफ्राम समझ पा रहे हो कि डायफ्राम इसमें है कहाँ? पहले मुझे ये बताओ, हाँ नीचे तक। है ना? ये जो तुमको रेड कलर का दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग बोलते हैं डायफ्राम डायफ्राम। बोलते हैं। और ये जो तुम हड्डी 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 जैसा देख रहे हो ना, ये क्या चीज रिब्स। है? इनको बोलते हैं रिब्स बोलते हैं। और इन्हीं के बीच में जो मसल्स होती है, उन मसल्स को क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनको ही बोल देते हैं हम लोग, इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल मसल बोल देते हैं। ये चीज है। और जो इसके अंदर जो ये तुम ब्लैक ब्लैक डायफ्राम का कलर है। का देख रहे हो ना, ये है तुम्हारा लंग्स है। समझ में आ गया? बताओ मुझे, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो भैया ये देखो, इसमें डायफ्राम का है। डायग्राम ये जो रेड कलर नीचे। का दिख रहा है, दिख रहा है ये?
अच्छा यही है, मतलब ये पूरा बीच में नहीं रहता, सिर्फ रिब केज नहीं, के पीछे नीचे रहता रहता है। है। ये नीचे इसी वजह से रहता है कि ताकि तुम्हारे जो लंग्स है, लंग्स को ऊपर की ओर होल्ड करके रख सके, कि ताकि जो तुम्हारी विंड पाइप है उसको ज्यादा बड़ा ना करना पड़े, आराम से जो तुम्हारी एयर है वो तुरंत तुम्हारे लंग्स तक पहुंच जाए। ये चीज है, समझ में आ गया? तो ये देखो हाँ अभी भैया। तुमको दिखाते हैं, ये देखो, ये तुम देख रहे हो, ये क्या है? ये तुम्हारा ब्रीथिंग प्रोसेस है ना? ये क्या है तुम्हारा? एक तरीके से ब्रीथिंग प्रोसेस है। तो ब्रीथिंग कैसे हो रही है तुम्हारे? वो लंग्स के थ्रू हो रही है। और अगर मैं इसी लंग्स को अगर और थोड़ा ऊपर दिखा देता, अभी इसको दिखाऊंगा अच्छे से, तो ये जो लंग्स है, ये तुम्हारे नॉस्ट्रिल से जाके एक्चुअली में कनेक्ट हो रखी है। नॉस्ट्रिल्स में तुम्हारे होस्ट तुमको देखने को मिले, नाक के अंदर जो छेद होते हैं उनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और जो उसका जो पूरा पैसेज होता है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो पाथ होता है नाक से लेकर जो तुम्हारे आंखों तक जो लगभग लगभग दिखता है, उसको पैसेज बोलते हैं या फिर नेसल कैविटी बोलते हैं। और फिर वहां से थोड़ा सा नीचे नीचे तक जाते हुए तुम्हारे विंड पाइप के थ्रू जाता है। और यही जो हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो यही नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर होती है नेसल पैसेज के जाते हुए विंड पाइप्स के थ्रू, फिर ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसी लंग्स के अंदर जाती है। तो ये जब तुम लंग्स को देखोगे तो एयर टाइटली कंटेन्ड हो रखा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ये मतलब ये डायफ्राम से घिरा हो रखा है। रिब केज इंटरकोस्टल मसल से एकदम घिरा हो रखा है, ये चीज हो रखा है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना, ये चीज है। तो याद रख लेना कि जो रिब केज है लंग्स को इनक्लोज करने का काम करता है। और इसी चेस्ट कैविटी के नीचे तुम्हारे बॉटम में पाया जाएगा तुम्हारा डायफ्राम पाया जाएगा। और वो डायफ्राम इसको क्या करता है कि इसको फ्लोर में बैठा के रखता है, कि ताकि मतलब ये ज्यादा नीचे ना है। ये चीज है। इसका मतलब है कि जो डायफ्राम है ना, एक्चुअली में ये डायफ्राम तुम्हारे एब्डोमेन और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, चेस्ट पार्ट को अलग करता है एक्चुअली में। एब्डोमेन मतलब होता है कि जो तुम्हारा जस्ट डायफ्राम के जो नीचे पाया जाता है, ये है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एब्डोमेन कहाँ होता है भाई ये अब नसल पैसेज वाला बता देना। नेसल पैसेज अभी मैं तुमको अच्छे से दिखाऊंगा कि नेसल पैसेज होता है क्या। नेसल पैसेज मतलब मान लो कि जब तुम सांस लेते हो तो नाक से तुरंत जाते तुरंत लंग्स में नहीं आ जाती ना। नाक से पहले तुम्हारे दो छेदों से तुम्हारे एयर जाएगी, फिर वो तुम्हारे नसल कैविटी में जाएगी, फिर वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, फिर वो तुम्हारे फिर विंड पाइप से होते हुए फिर वो लंग्स में जाती है। तो अभी उसके बारे में दिखाऊंगा, उसकी तुम चिंता मत लो। ये चीज है। एब्डोमेन जो एरिया होता है ना, एब्डोमेन एरिया, वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, वो तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, जहां से तुम्हारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? जहां से तुम्हारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि तुम्हारा स्टमक से। तो स्टमक से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। समझ में आ गया? ये चीज है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया? डाइजेशन तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं मेन डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ये चीज है। मेन, अच्छा अच्छा ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो अभी देखो, मैं पहले हाँ ब्रीथ इन भैया। की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? पहले मैं ब्रीथ इन की बात करूंगा। तो ये देखो, पहले ब्रीथ इन के कंपोजिशन में देखो। तो जब हम लोग ब्रीथ कर रहे होंगे, जब हम लोग सांस ले रहे होंगे, तो देख रहे हो ये क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी एकदम फूल रही है। तो जैसे ही तुम इसको करोगे, तो तुम देखना जैसे ही चेस्ट कैविटी फूलेगी तो क्या होगा। तुम देखना, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, ये अपनी ही लोकेशन में है। लेकिन डायग्राम क्या है कि इससे नीचे नहीं जा सकता। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये देखो इससे नीचे नहीं जा सकता है, वरना ये और बड़ा हो जाए। लेकिन डायफ्राम क्या कर रहा है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है, मतलब कि ये देखो नीचे कर ले रहा है। जो कभी डायफ्राम यहां तक पाया जाता था, अब वो डायफ्राम यहां तक पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ज्यादा सांस लेनी है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उस केस में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डायफ्राम है, डायफ्राम को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर नहीं जा सकता, वो केवल नीचे ही जा सकता है, डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो डाउनवर्ड जा रहा है और नीचे, और इससे ज्यादा नीचे जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली में वो क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ये चीज है। और अगर मैं रिब केज की बात करूंगा, तो ये जो रिब केज में जो तुम्हारे ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये इंटरकोस्टल भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ये लेकिन आउटवर्ड होती है। कैसी होती है? आउटवर्ड होती है। तो जिसकी वजह से जो रिब केज है वो अपवर्ड मूव कर पाता है, बाहर की ओर मूव कर पाता है। तो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और जो आउटवर्ड मूवमेंट हो पा रहा है रिब केज की वजह से, और जो उसके साथ साथ जो डायफ्राम जो तुम्हारा डाउनवर्ड मूव कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारी चेस्ट कैविटी होती है उसमें एक लार्जर स्पेस हमको देखने को मिलता है। और जैसे ही लार्जर स्पेस हमको देखने को मिलेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा जो एयर है हम लोग ले सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और फिर वही जो एयर लंग्स है वो बड़े ही आसानी से एयर को फिल्ड कर लेता है अपने अंदर। फिर बाद में फिर वो तुम्हारा वो एबोलिया और ये जब होगा उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन मुझे तो ब्रीथिंग पैटर्न में कैसे एक ब्रीथिंग में दो चीजें एक साथ होनी है, वो चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ फिर आयुष। Which organ are responsible for the process of breathing? The lungs. लंग्स। अगला आंसर तुम्हें बताओ।
Through which part does air travel to reach the lungs when we inhale? Nasal passage, nostril, windpipe, nostril, nasal passage. So C. सी है ना, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज और विंड पाइप। वेरी गुड। अब आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the airtight space in our body that contains the lungs called? The diaphragm. द डायफ्राम। वेरी गुड। अगला आंसर बताओ तुम्ही। मैं कुछ और था इसमें। बताओ। What curved sheet of muscles forms the floor of the chest cavity? चेस्ट भैया कैविटी का द फ्लोर। डायग्राम इसका। द डायफ्राम। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। रुद्र तुम बताओ। Breathing involves the movement of which two part of the body, the stomach and diaphragm, the rib cage. Yeah, the option B, the rib cage and diaphragm. वेरी गुड। अगला आंसर तुम्हें बताओ। अगला भी बताऊं? हाँ तुम्हें बताओ। During inhalation, what happened to muscle between the ribs? The relaxed movement, rib cage downward. The connect the move the rib cage upward. भैया ऑप्शन बी। कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती, तो ज्यादा स्पेस बन पाता है। वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। What is the movement of the diaphragm during inhalation? It release and move upward. It contract and move down. Yeah, it D wala. It contract and move downward. क्या होगा इसका आंसर? It contracts and moves downward. तो आंसर डी वाला होगा। वेरी गुड। अगला तुम ही बताओ। What is the combined effect of the rib cage and diaphragm moving during inhalation? The decrease they decrease the space in the chest cavity. They increase the space in the chest cavity. They move the lungs upward. They push air. भैया B वाला. They increase the space in the वेरी chest गुड। मतलब cavity. कि जब भी हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं, तो जो रिप केज और जो डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से एयर, मतलब क्या कहते हैं, जो उसका स्पेस होता है बढ़ जाता है। तो मुझे यान मुझे ये बताओ, तो जो मतलब अगर जैसे मैं क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि यार जो तुम्हारी एयर थी वो लंग्स के अंदर आ गई ड्यूरिंग इनहेलेशन, वो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि लंग एक्सपैंड हो गया जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया, या फिर तुम्हारी चेस्ट कैविटी लार्जर हो गई जिसकी वजह से एयर बड़े आसानी से अंदर आ गया, या फिर जो तुम्हारी डायफ्राम है, वो तुम्हारी जो डायफ्राम है उसने एयर को लंग्स की तरफ पुश किया, या फिर जो रिब केज है उसने मतलब क्या कहते हैं एयर को अपनी तरफ घसीटा। ये होगा आंसर। बताओ मुझे। भैया जब the chest cavity become larger and वेरी गुड। pushing अच्छा, अगर तुम air. ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो तुमको लगेगा कि भैया लंग्स भी तो एक्सपैंड हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नहीं, हाँ भैया। देखो बात ये है कि जब एयर अंदर आती है तो उसके कारण सारी चीजें होनी चाहिए। चेस्ट कैविटी तो एक्सपैंड होनी चाहिए, इसका मतलब है कि तुम्हारा डायफ्राम भी होना चाहिए, तभी तुम्हारी लंग्स हो सकती है, तभी तुम्हारी लंग्स में ज्यादा से ज्यादा एयर आ सकती है। तो सबसे भैया नियरेस्ट इसमें इसका आंसर बी एब्सोल्यूट होगा। वेरी गुड। आ बोथ जाओ। ए एंड बी हाँ मतलब अगर बी होगा, ठीक है, ये चीज है। अब आओ यान, अगला आंसर तुम ही बताओ। रशेस, इनका मतलब है कि जब वो तुम्हारा अंदर आती है, मतलब कि लंग्स के साथ क्या होता है जब तुम्हारी जो एयर होती है जब वो अंदर आती है। बताओ मुझे। भैया ऑप्शन ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है ना, दे फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपैंड। वेरी गुड। अब देखो इसका जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा क्या? ब्रीथिंग आउट, मतलब कि बाहर निकलना। तो अब एक बार फिर से तुम लोग इसको देखो। अभी ये क्या है केस है, जब तुम मतलब सांस ले चुके हो, अब तुम क्या कर रहे हो? रिलैक्स कर रहे हो, है ना? ये देखो। तो अच्छा देखो, ये तुमको देखने में लग रहा होगा कि अरे यार मतलब क्या कहते हैं इसमें छाती ज्यादा फूल रही है, लेकिन देखो इसमें छाती फूल नहीं रही है। एक्चुअली में देखो छाती है ना, ये तुमको लग रहा होगा अरे भाई ब्रीथिंग आउट, ये चीज होकर छाती ज्यादा फूल लगी है। देखो जब ब्रीथ करते हैं ना तब हमारी छाती फूलती है, और जब हम जब मतलब ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, जब हम लोग सांस निकाल रहे होते हैं, तब उस केस में ये जो तुम्हारा डायफ्राम है इसका साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कि ताकि जो जितनी भी एयर तुम्हारे इस लंग्स के अंदर हो रखी है, ये जितनी भी जो एयर इसके अंदर हो रखी है बड़े आसानी से हो सके। तो मुझे तो सबसे पहले समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि अगर मेरे को एयर को बाहर निकालना है तो जस्ट उसका मेरे को डायफ्राम को क्या करना पड़ेगा? मेरे को डायफ्राम को क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा, या फिर से उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? बताओ मुझे।
रिलैक्स। रिलैक्स करना पड़ेगा, वेरी गुड। रिलैक्स। ठीक वैसे ही जो तुम्हारा मसल्स है, जो मसल्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या रिलैक्स। रिलैक्स करना पड़ेगा? तो रिलैक्स करना कॉन्ट्रैक्ट। पड़ेगा। तो जब वो हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। होती है ना, तभी जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जब भी तुम एकदम नॉर्मल स्टेज में आते हो, तो जब भी हम लोग मतलब मसल्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसा होगा कि जिसमें जो मतलब क्या कहते हैं, जो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, जो मूवमेंट है वो जो इनवर्ड की तरफ जा रहा है ना, तो डायग्राम जो है वो अपवर्ड की तरफ आ रहा है। तो जो उस केस में होगा, जो चेस्ट कैविटी होगी वो डिक्रीज होगी, और जैसे ही चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी, तो जो उसके अंदर का जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो तुम्हारा मतलब जो एयर है, वो उसको पुश आउट मतलब बाहर की ओर निकालने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअली में तुम देखो तो ये केस है तुम्हारा, मेरे देख के बताओ, ये जो केस है ये किस चीज का है? ये तुम्हारा ब्रीथिंग इन का है या ब्रीथ आउट का है? मेरे को देख के बताओ। अच्छा, एरो के हिसाब से जितने भी एरो लिख कर आ रहे हैं, ये जो एरो दिखाने की ये कोशिश एन। करे, ये एरो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ब्रीथ इन करने वाला हूँ या ब्रीथ आउट करने वाला हूँ? बताओ मुझे। इन। ब्रीथ ब्रीथिंग। इन करने वाला हूँ, वेरी गुड, है ना? ये क्या ब्रीथ इन है, इसमें क्या होगी? चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ेगा, एयर लंग्स के अंदर आएगी। और अगर जैसे तुम इसको एरो को देख के बताओगे, तो ये एरो देख के तुमको क्या समझ में आ रहा है कि ब्रीथ इन होगा ब्रीथ आउट होगा? ब्रीथ आउट। आउट। ब्रीथ आउट होगा, वेरी गुड, है ना? तो ये कौन सा कंडीशन है? ये तुम्हारा ब्रीथ आउट की कंडीशन है। इसमें जो चेस्ट कैविटी है वो तुम्हारी छोटी होगी, और छोटी होने की वजह से जो लंग्स में जो गैस है, जो एयर है, वो एक्सपेल आउट होगी, ये है। तो अभी देखो ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट क्या है? ये कंप्लीट ब्रीथिंग है, मतलब एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन। तो अभी तुम देखो, उसको ध्यान से देखो, है ना, ये चीज है। तो ये डायफ्राम का मूवमेंट है ना, कब वो तुम्हारा एक्सपेंड कर रहा है, कब वो तुम्हारा वो हो रहा है, तब इसमें अच्छे से पता चल पाएगा कि हाँ तुम्हारा किस केस में तुम ज्यादा ब्रीथ कर पा रहे हो, कब तुम किस में ज्यादा तुम वो कर पा रहे हो। तो ये देखो, है ना, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखो, जब रिलैक्स करेंगे तब ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि वो बाहर निकाल पा रहे, वो कर पा रहे, ये चीज है। आप समझ में आ गया? आया इतना समझ में? अच्छा, इसको डायग्राम को देख रहे होगे, हाँ भैया। वीडियो को देख रहे होगे तो उल्टा समझ में आ रहा होगा। अबे यार, ये जब सांस छोड़ रहा है तब मतलब क्या कहते हैं, इसकी सांस मतलब ज्यादा चेस्ट फोड़ रही है ना, वापस ऐसा से लग रहा रिप्ले होगा। करना भैया। जैसे इसको देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टा ही कर रहा है ना? ये देखो, जैसे डायग्राम है, जब सांस लेते हो तो हाँ भैया। तुम्हारा पेट निकलता है कि नहीं निकलता? सच सच बताओ। हाँ हाँ। और जब तुम सांस को छोड़ते हो तो तुम्हारा पेट अंदर जाता है कि नहीं जाता है? तो पेट अंदर क्यों जाता है कि जाता तुम्हारा है। वो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, ये चीज है ना? डायफ्राम तुम्हारा तुम्हारा रिलैक्स होता है, मतलब कि वो रिलैक्स स्टेज में जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसी चीज को एक्सपैंड करने की मतलब क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो, वेरी गुड। आयुष, इसका आंसर बताओ। During exhalation, what happens to the muscle between the ribs and the rib cage? The muscle relax and rib cage move downward and inward. The muscle contract and the rib cage moves downward and inward. So, see, क्या होगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक्सेलेशन में। नहीं नहीं, ये रिलैक्स वाला। रिलैक्स वाला ना, पूरा पढ़ो। ये डी डी मसल रिलैक्स एंड rib cage moves upward and outward. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका बताओ प्रणव आंसर। What is the movement of the diaphragm during exhalation? It contracts and moves downward. It relaxes and moves upward. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। रुद्र, इसका आंसर बताओ। What what is the कंबाइंड combined इफेक्ट, effect of movement of rib cage diaphragm during एक्सेलेशन। हाँ जब हम लोग एक्सेल करते हैं तब उस समय रिब केज और डायफ्राम के साथ क्या कंबाइंड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो तुम्हारी चेस्ट कैविटी होती है इसका साइज बढ़ता है, कम होता है, या घटता है, क्या होता है? कम होता है भैया। दे कम होता है डिक्रीज द ना। हाँ हाँ, तो पढ़ो। दे डिक्रीज द स्पेस इन चेस्ट कैविटी। वेरी गुड, ये चीज हो गया। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर एयर तुम्हारे लंग्स के अंदर जा रही है, जिसकी वजह मतलब जो एयर के साथ एक्चुअली क्या होगा, एयर के साथ अगर वो लंग्स के अंदर है और उस समय चेस्ट कैविटी छोटी पड़ जाए, तब क्या होगा? वो एयर तुम्हारे
बाहर से और अंदर आ जाएगी, या लंग से बाहर चली जाएगी, या फिर रिमेन ट्रैप्ड रहेगी, या फिर वो तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी में चली जाएगी? भैया डी वाला। क्या होगा? डी वाला। पढ़ो पूरा आंसर। अ, भैया डी वाला लास्ट वाला। लास्ट वो होगा, मतलब मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे लंग्स में एयर है और चेस्ट कैविटी तुम्हारी छोटी हो गई, तो नहीं तुम्हारी वो जो नहीं वो कहाँ चली जाएगी फिर वो? फिर भैया बी वाला। हाँ भी आउटसाइड। पढ़ो ना आंसर। अरे इट पढ़ तो, इज इट पुश पुशेस आउट। आउट ऑफ द लंग। पढ़ भी नहीं पा रहा है। आ जाओ इसको बता दो फिर, कार्तिक इसका आंसर बताओ। Which of the following is an accurate description of breathing out? Rib cage moves upward and outward. Diagram moves downward. Chest cavity become bigger. Air is sucked into lungs. Rib cage moves downward and inward. Rib diaphragm moves upward. भैया सी वाला। सी वाला ना, इसमें रिप केज क्या होगी? तुम्हारी डाउनवर्डली मूव होगी, इनवर्ड मूव होगी, और साथ ही साथ रिलैक्स्ड हो जाएगी। उसके जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारा ऊपर की ओर हो जाएगा। ये चीज हो गया। तो देखो अभी जो हमने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम पढ़ा है, जो रेस्पिरेशन का जो सहारा पड़ा है, कि एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फूड बन पा रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बन पा रही है, तो उस पर हमने केवल लंग्स के बारे में पढ़ा है। तो जो एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, उसमें केवल लंग्स ही नहीं होता है, उसके पहले हम लोग को नोज के बारे में भी समझने पड़ते हैं। तो जब भी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंतर है। देखो जब मैं बोलता हूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि जहां से तुम्हारी मतलब कि अभी हो एक्सचेंज ऑफ जाएगा। गैसेस हो रही थी। माइक ऑफ करो। जहां से तुम्हारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब एक वैसे ही एक ऑर्गन होगा जहां से तुम्हारी एयर एक्सचेंज हो रही होगी, है ना? अब वो हो सकता है वो स्किन से हो रही हो, वो हो सकता है वो लंग से हो रही हो। लेकिन जब मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जगह लगा देता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब एक कंप्लीट सिस्टम हो गया जिसमें कि रेस्पिरेशन भी हो पा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ब्लड भी आ जाता है, मतलब कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता है, ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। तो देखो अगर मैं ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूंगा, तो वो तुम्हारा नोज से स्टार्ट हो जाता है। नोज से जो एयर जाएगी वो तुम्हारे नेसल पैसेज से होते हुए जाएगी, या फिर अगर मान लो कि मेरे को नेसल पैसेज नहीं बोलना होगा, तो मैं नेसल कैविटी भी बोल सकता हूँ। फिर नेसल कैविटी के बाद वो तुम्हारे ट्रैकिया के पास जाएगी, फिर ट्रैकिया के बाद फिर वो तुम्हारे ब्रोंकी के पास जाएगी, और फिर छोटी छोटी ब्रोंकी में काफी सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एवोलीज होते हैं। तो ये ट्रैकिया और ये जो ब्रोंकी और जो एवोलीज होती है ना, ये जो एवोली होती है, ये दोनों को ही मिला के हम लोग बोल देते हैं लंग्स बोल देते हैं। और फिर इस लंग्स के साथ साथ तुम्हारा होता है डायफ्राम। तो जब तक तुम्हारी एयर इस सोर्स से नहीं होते हुए जाएगी, इन सिस्टम से पास होते हुए नहीं जाएगी, नोज से, नेसल पैसेज से, ट्रैकिया से, लंग से, डायफ्राम से, तब तक तुम्हारे कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा मतलब वर्क सही से नहीं कर पाएगा। तब तक तुम किसी भी हाल में फूड को तुम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी को नहीं कर पाओगे, एटीपी को चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को याद रख लेना। तो देखो जो तुम्हारी नसल पैसेज होती है, नसल कैविटी होती है, उसको याद रख लेना। वो तुम्हारे जस्ट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं नॉस्ट्रिल के पीछे ही होती है। किसकी होती है? तुम्हारे नॉस्ट्रिल के पीछे होती है, मतलब जो नाक पे जो तुम्हारे दो छेद है, उसके जो पीछे जो भी पैसेज है जहां से तुम्हारे मतलब एयर अंदर जा पा रही है, वहीं से तुरंत मतलब वो जो छेद है उसको नॉस्ट्रिल बोल देते हैं। और उस नॉस्ट्रिल के अंदर से जो तुम्हारा रास्ता तुरंत जहां तक जा रहा है, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं तुरंत नेसल कैविटी बोल देते हैं। और जब तुम इस नेसल कैविटी में तुम ध्यान से देखोगे, तो तुमको काफी सारे मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे तुमको हेयर लाइक तुमको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें तुम्हारा म्यूकस भी पाया जाता है, और इस हेयर और इस म्यूकस की वजह से काफी बार जो तुम्हारे फॉरेन मटेरियल्स है, वो फॉरेन मटेरियल्स ट्रैप भी हो जाते हैं। तभी काफी बार तुमने देखा होगा कि धूल में तुमको छींक आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस म्यूकस के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम पे एक तुम्हारा सिग्नल जाता है कि यार कोई फॉरेन सिस्टम आया है, इसको छींक के तुरंत बाहर कर दो। तो तुम्हारा कैसे ये रेस्पिरेशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहा है, इस चीज को समझना थोड़ा जरूरी है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि नॉस्ट्रिल और ये जो हाँ तुम्हारा ये जो पासेज है, ये जो तुम्हारा पासेज है नेसल कैविटी है ना, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ। हाँ ये। आ गया ना? याद रख लेना। अगर मान लो कि अगर मैं चेहरा बनाता हूँ, ठीक है, इतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारा चेहरा बनाता हूँ,
तो ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये जो तुम्हारा चेहरा है, तो ये जो तुम्हारी नोज है और ये जो तुम्हारा माउथ है, ये जो नोज से जो तुम्हारी जो नोस्ट्रल गई है और ये जो तुम्हारा माउथ है, तो इस माउथ को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? नोजल कैविटी बोलते हैं। ये चीज है। और ये दोनों सेपरेट हो रखी हैं। क्या हो रखी है? ये अलग अलग सेपरेट हो रखी है। मतलब ये सेपरेट होने का फायदा है, और इनके पीछे एक बोन पाई जाती है। जब हम लोग सांस लेते, जब खाना खाते हैं, तो जैसे ही खाना खाते हैं वैसे ही उसको ब्लॉक कर देती है, विंड पाइप को ब्लॉक कर देती है। और अगर विंड पाइप को ब्लॉक नहीं करोगे तो तुमने काफी बार देखा होगा खाना खाते खाते हिचकी आने लगती है। वो हिचकी क्यों आने लगती है? इसी वजह से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे विंड पाइप में हल्का फुल्का फूड का पार्टिकल जा चुका होता है, तो बार बार हिचकी आती है, तो जिसकी वजह से तुम लोग मतलब पानी की तरह उसको मतलब किक आउट करने की कोशिश करते हो कि वो जो पैसेज है जो उसमें फंसा हो रखा है वो हट जाए। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो बाद में इसी के थ्रू मतलब अगर मान लो कि मैंने अभी मैं अच्छे से बता रहा हूँ, नोज, नोज के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा नोज के बाद ये तुम्हारा एक नोज में पाया जाने वाला तुम्हारा नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल के अंदर ही तुम्हारा पाया जाने वाला तुम्हारा नसल कैविटी। नसल कैविटी मतलब कि जहां तुम्हारा जो पैसेज है, जहां तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा म्यूकस और तुम्हारा हेयर तुम्हारा देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद तुम्हारा पाया जाएगा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा विंड पाइप। और विंड पाइप से पहले पहले एक छोटी सी एक लोकेशन पाई जाती है जिसको बोलते हैं फ्रेनेक्स बोलते हैं। क्या बोलते थे? फ्रेनेक्स। और वो जो फ्रेनेक्स की लोकेशन होती है, वो फ्रेनेक्स की लोकेशन कुछ ऐसी होती है कि वो बेसिकली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं माउथ और विंड पाइप के बीच में होती है। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मैं विंड पाइप ये बनाता हूँ और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा माउथ बना देता हूँ, है ना? ये तुम्हारा माउथ बना देता हूँ, तो यहाँ तुम्हारा कहीं तुम्हारा फ्रेनेक्स होगा। ठीक है? ये तुम्हारा माउथ है, तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यहाँ फ्रेनेक्स होगा। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा फ्रेनेक्स आता है। फ्रेनेक्स के बाद आता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। इसका मतलब है कि जो भी एयर है नॉस्ट्रल से होते हुए जाएगी, नसल कैविटी से होते हुए जाएगी, सबसे पहले उसको फ्रेनेक्स से पास होते हुए जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा विंड पाइप की तरफ आ पाएगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया, हाँ बोलो। वे जो फिनिक्स होता है ये क्या अलग अलग करता है, मतलब फूड पाइप और वो हाँ सांस मतलब पाइप इसको का? नहीं, फूड पाइप को नहीं, बेसिकली तुम्हारे साउंड्स को क्रिएट करने में काम में आता है, जिसको लैरिंक्स भी बोलते हैं, ये इन सब चीजों में भी बोलते हैं। ठीक है? ये बताओ इतना समझ में आ गया? हाँ। ये चीज है। हाँ अब भैया। देखो ये जो तुम्हारा ये जो जो जैसे फूड पाइप को दूसरा नाम दिया था हमने ओसोफेगस। ठीक वैसे ही जो विंड पाइप है, विंड पाइप का दूसरा नाम जानते हो? दूसरा नाम जानते हो क्या होता है? बताओ मुझे। इस इसोफेगस। ट्रैकिया बोलते हैं। ओसोफेगस तुम्हारा हाँ फूड भैया, पाइप होता है। ट्रैक ट्रैकिया तुम्हारा होता है ट्रैक विंड किया। पाइप होता है। इस चीज को याद रख लेना। तो जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो जो एक्चुअली में जो हम अगर मान लो कि विंड पाइप नहीं बोलना चाहेंगे, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग उसको ट्रैकिया बोल सकते हैं। और फिर इसी ट्रैकिया की जस्ट मतलब क्या कहते हैं जो अपर एंड होगा, मतलब कि फ्रेनेक्स के नीचे ही जस्ट तुमको एक और बॉक्स दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेनेनेक्स बोलते हैं। क्या बोलते थे? लेनेनेक्स बोलते। तो ये फ्रेनेक्स और लेनेनेक्स की हेल्प से ही हम लोग मतलब क्या कहते हैं अपनी आवाज को निकाल पाते हैं। अगर ये लेनेनेक्स और फ्रेनेक्स नहीं होगा तो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर हम लोग गूंगे होंगे, हम लोग डीफ होंगे। समझ में आ रहा है? डीफ होंगे। भैया, हाँ बोलो। भैया, ट्रैकिया सी शेप में क्यों होता है? पिछली बार आया था क्वेश्चन। सी शेप में नहीं होता ट्रैकिया। किसने बोला सी शेप में होता? बायो वाले सर ने तो पढ़ा। सी शेप में नहीं होता। ठीक है? ये चीज है। बेसिकली ये तुम्हारा क्या होता है कि ये तुम्हारा ऐसे जाता है, ये इसके जस्ट सामने एक और होती है, विंड पाइप भी होती है। सी शेप में नहीं होता। वो तुम्हारा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के हिसाब से कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे होंगे, और वो ओसोफेगस का एग्जांपल होगा। यहाँ वो तुम्हारा सी शेप का दिख सकता है ये ऐसे। ठीक है? तो वो फूड पाइप की बात कर रहे होंगे, ना कि वो तुम्हारे विंड पाइप की बात कर रहे होंगे। ये चीज है। इतना मुझे बताओ। बस बात ये है कि उन्होंने ये बताया होगा कि भैया जो आपका मतलब क्या कहते हैं विंड पाइप होती है, अगर मान लो कि एयर चली गई, तो जैसे मान लो कि ये गुब्बारा है, जब भी गुब्बारे को फुलाओगे तो फूल जाएगा। लेकिन गुब्बारे को जैसे ही हवा निकाल दोगे वो क्या हो जाएगा? एकदम पतला सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ मुझे। हो जाएगा ना? हम्म। हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ये भी विंड पाइप भी है। अगर मान लो कि विंड पाइप से अगर एयर चली गई, तो इसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाना चाहिए, इसको भी तुरंत पतला हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो पतला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके आउटर में तुम्हारी एक बोन कैविटी पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल देते हैं? तुम्हारा कार्टिलेज बोल देते हैं। तो एक कार्टिलेज पाई जाती है जो कि इसके शेप को मेंटेन करके रखती है। और वो जो शेप होता है वो तुम्हारा सी शेप का टाइप का होता है।
तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो अभी देखो, अभी ये क्या होगा कि ये जो एयर है ये तुम्हारी आएगी लंग्स में आएगी। तो मैं चलो बना देता हूँ, ये तुम्हारा मैंने लंग्स बना दिया बड़े ही आसानी से। ये लंग्स बना दिया, ठीक है। लंग्स थोड़ा खराब बना है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा देखो, मुझे मालूम है कि ये पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ में तुम्हारी ये स्टेम जा रही है, ये एक स्टेम जा रही है। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर स्टेम में अगर इस तरह से मैं काफी चीजें बनाने लगूं तो तुम उसका नाम क्या देते हो बताओ मुझे, जब एक ही डायरेक्शन में काफी चीजें जाने लगती हैं? उसको ब्रांच बोल देते हो। ठीक हाँ वैसे ही ये जो तुम्हारी विंड पाइप है ना, ये विंड पाइप तुम्हारे दो पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक पाइप तुम्हारी इधर की ओर जाती है और एक पाइप तुम्हारे इधर की ओर जाती है। और उस पाइप को हम लोग बोल देते हैं ब्रोंकस बोल देते हैं। क्या बोलते थे? अगर मैं एक को गिनूंगा तो मैं उसको बोलूंगा ब्रोंकस बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? ब्रोंकस बोल दूंगा। मैं ऐसे ब्रोंकस। बोलूंगा लेफ्ट ब्रोंकस या राइट ब्रोंकस। लेकिन अगर मैं दोनों ही ब्रोंकस की बात कर रहा हूँ तब मैं उस समय जो बात करूंगा तब मैं बोलूंगा ब्रोंकी बोलूंगा। आप मुझे बताओ ब्रोंकी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में लंग्स में कितनी ब्रोंकी कितने ब्रोंकस पाए जा रहे हैं? दो। तो ब्रोंकस पाए जा रहे हैं। अब देखो बात ये है ना, ये दो ब्रोंकस तो पाए जा रहे हैं लेकिन इन्हीं में से काफी सारे, इस ब्रोंकस में से काफी सारे तुम्हारी ब्रांचेस निकली हुई थी। क्या निकली थी? काफी सारे छोटी 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 ब्रांचेस निकली थी। और इन्हीं ब्रांचेस में एक लास्ट में तुम्हारा एयर सैक जैसा बबल जैसा तुमको दिखाई देगा। हर जगह जाके तुम देखोगे ना तो तुमको एक बबल जैसा दिखाई देगा। तो मुझे बता सकते हो कि वो बबल का नाम क्या होता है? वो जो एयर सैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं एयर सैक्स बबल, उसको एयर सैक्स बबल को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से बताओ मुझे? उसको बोलते हैं एवोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोली बोलते हैं। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि एवोली किसका पार्ट है तो तुम क्या बोलोगे? लंग्स का पार्ट है। लेकिन एक एवोली में जो तुम्हारी एयर आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो तुम्हारे नोज से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नसल कैविटी, नसल कैविटी से विंड पाइप, विंड पाइप से ब्रोंकी, ब्रोंकी से फिर वो तुम्हारे एवोली में जा रही है। और फिर जब तुम एवोली को ध्यान से देखोगे ना तो इसमें काफी सारी छोटी छोटी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कैपिलरीज अटैच हो रखी है। अगर तुमने क्लास ली होगी पहली वाली तो तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो वो जो एक्चुअली में जो सांस होती है वो इन्हीं छोटे छोटे मिलियंस मिलियंस ऑफ ब्रोंक एवोलीज होती हैं। ये मिलियंस ऑफ जो एवोलीज हैं ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फूलती, इनमें एयर आती है। जो एयर होती है फिर इन्हीं में मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज वो तुम्हारी सिंगल साइड इतनी छोटी होती है कि वो जो तुम्हारे एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो उसको बड़े ही आसानी से क्या कर लेती है? डिफ्यूज कर लेती है, वो अपने अंदर ले लेती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इतना आ गया। और बाद में यही जो तुम्हारी डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन है, यही जो तुम्हारी डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन है फिर ये तुम्हारे अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बड़े ही आसानी से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए चली जाती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में भैया आ और गया कि नहीं आ गया? आ गया। इतना आया कि नहीं आया बताओ मुझे कि एबोली कैसे मतलब क्या कहते हैं उस डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन को बड़े ही आसानी से तुम्हारा पहुंचा पा रहा है ब्लड में। क्यों पहुंचा पा रहा है? क्योंकि भैया ब्लड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं दो तीन जगह बहता है। एक आपका होना चाहिए वेन्स होना चाहिए, एक आर्टरीज होना चाहिए, एक कैपिलरीज होना चाहिए। लेकिन जो एबोली में जो ऑक्सीजन आ रही है वो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन मतलब बहुत छोटी मॉलिक्यूलर स्टेज में, और कैपिलरीज भी हमारी सिंगल सेल्ड होती है। तो बड़े आसानी से जो हमारे नेचर ने क्या किया है कैपिलरीज को एवोलीज में बनाया है कि ताकि हम लोग बड़े आसानी से जो ऑक्सीजन है इस एवोलीज के थ्रू, ब्रीथिंग इन प्रोसेस के थ्रू हम लोग मतलब क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अब मुझे बताओ ट्रांसपोर्ट कौन करेगा फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह? कैपिलरीज। नहीं, ब्लड करेगा। किसने बताया आंसर? ब्लड ब्लड। करेगा। वेरी गुड। लेकिन मैं कहता हूँ कि ब्लड में तो काफी पार्ट होते हैं। ब्लड में तुम्हारा प्लाज्मा भी पाया जाता है, तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स भी पाया जाता है, तुम्हारा उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है। तो फिर इन तीनों में से कौन करता होगा? आरबीसी। आरबीसी करता है। आरबीसी में पाया जाता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो हीमोग्लोबिन ही एक्चुअली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे ऑक्सीजन रिच को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आरबीसी सेल में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ही तुम्हारा बेसिकली क्या करता है कि एक ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा ये ब्लड है, ब्लड का जो तुम्हारा पार्ट है वो उसके थ्रू वो आने की कोशिश करता है। इवन अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होता है वाटर में, तो वाटर में तो तुम्हारा CO2 ही सोल्यूबल होता है। और हमें मालूम है कि जो तुम्हारा ब्लड होता है ब्लड में तुम्हारा पानी भी पाया जाता है।
तो थ्रो उसके थ्रो भी तुम्हारा वो CO2 आने की पूरी कोशिश करता है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ आ भैया। गया? चलो वेरी गुड। अगर तुम लोगों ने इतना जान लिया तो आप टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा है। आप केवल टॉपिक में मेरे को बस इतना बताना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हाँ मतलब कि यार तुम्हारा CO2 ही एक्सेल करने पे निकलती है, परसेंटेज ऑफ गैसेस बताना है, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग बताना, फिर उसके बाद मेरे को बताना है सिंपल सा मतलब क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग बताना है। और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ी सी क्लास और बची है। इसको देख लो, ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना? तो अभी अगर जैसे तुम देख पा रहे होगे ना इसको, तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये माउथ है। ये जो माउथ है इसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी बोलते हैं। और ये जो तुम रेड कलर का देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं नेसल नजर कैविटी। कैविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेसल कैविटी बोल देते हैं। इस चीज को याद रख लेना। और ये जो तुम्हारे जो छेद दिख रहा है इनको बोलते हैं हम लोग नॉस्ट्रिल बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तुम्हारा लंग है, लेकिन जब भी मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूंगा तो पूरे रेस्पिरेशन में काम आने वाला नोज, नेसल पैसेज या फिर नेसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, डायफ्राम सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है आपके नोज से। नोज में दो होल पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो इन्हीं नॉस्ट्रिल्स के पीछे, नोज के पीछे जो नॉस्ट्रिल्स है इसी को हम लोग बोलते हैं नेसल पैसेज या नेसल कैविटी। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो रेड वाला पार्ट है ये नेसल पैसेज हो गया। फिर यही थ्रो फिर आपका क्या करेगा, फिर इसी नेसल पैसेज के थ्रो एयर क्या करेगी आपके माउथ कैविटी के, मतलब क्या कहते हैं ये जो बोनी लाइक स्ट्रक्चर है इसको हट मतलब क्या कहते हैं सेपरेट करती है, बाहर हटाती है, ये ताकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, ताकि खाना खाते वक्त भी हम लोग बड़े ही आसानी से सांस ले सके। और फिर वो उसके थ्रू क्या करेगी, फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे विंड पाइप में भेजने की कोशिश करेगी, ये चीज करेगी। लेकिन जब हम लोग नेसल पैसेज में देखते हैं तब हमको पता चलता है कि नेसल पैसेज में तुम्हारा हेयर्स पाए जा रहे हैं, म्यूकस पाया जा रहा है। और वो जो म्यूकस निकल कर आ रहा है वो अंदर की ग्लैंड से निकल कर आ रहा है। क्यों निकल कर आ रहा है? कि ताकि जितने भी जम्स हैं, जितने भी तुम्हारी जो डस्ट मटेरियल है वो सब क्या कर सके, जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो ट्रैप्ड हो सके, और बाद में कि लंग्स को दिक्कत न हो, एवोल्यूज में जमा ना होते रहे, ये सारी चीजें ना हो। और फिर जैसे ही तुम देखोगे जो आगे अंदर आने की कोशिश करोगे तो माउथ और जो तुम्हारा थ्रोट है, जो गला है और जो तुम्हारा माउथ है, और जो उसके बीच में जो तुम्हारी एक जो पाइप जाती है उनके बीच को पाइप को क्या बोल देते? तुम्हारा फ्रेनेक्स बोल देते। मतलब कि एक ऐसा पार्ट जो तुम्हारे थ्रोट और माउथ और विंड पाइप के बीच में, ठीक है, बिटवीन द है, वो तुम्हारा फ्रेनेक्स कहलाता है। तो नेसल पैसेज से हमें मालूम है कि एयर इंटर करेगी, फिर वो फ्रेनेक्स में जाएगी, फिर वो आपके विंड पाइप में जाएगी, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं? ट्रैकिया बोल देते। तो इसको तुम ध्यान से देखो, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तुम्हारी एयर गई, नॉस्ट्रिल्स में गई, नॉस्ट्रिल्स के बाद फिर वो कहाँ गई? ये नेसल पैसेज में गई, है ना? नेसल पैसेज, नेसल कैविटी बोल सकते हैं। तो ये देखो ये चीजें जब तुम इसके अंदर देखने की कोशिश करोगे तो हेयर लाइक तुमको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, म्यूकस देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया? फिर इसी इसके थ्रू फिर अंदर जाओगे तो फिर आपको फ्रेनेक्स देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको देखने की मिलेंगी। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। हाँ आ भैया। गया? वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम लोग पता क्या समझ सकते हैं कि हाँ यार हम लोग ट्रैकिया तक तो हम लोग बड़े आसानी से पहुंच चुके हैं। तो अभी ये देखो ये चीज है, ये क्या है? ये तुम्हारे थ्रोट से उतर कर आई है ना? तो तुम देख रहे हो माउथ और थ्रोट और तुम्हारे विंड पाइप के बीच में जो पहले आता है तुम्हारा ट्रैकिया आता। फिर अगर तुम ट्रैकिया को तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें तुमको एक रिंग ऑफ कार्टिलेज दिख रही है। कैसे दिख रही है? रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो कि उसको बेसिकली कोलैप्स होने से बचाने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है? कोलैप्स होने से बचाने की कोशिश करती है ना? ये देखो ये कैसी रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो ट्रैकिया है इसको दूसरे नाम से विंड पाइप भी बोलते हैं, है ना? और जो नोस्ट्रिल से जब एयर आती है ब्रीथिंग के लिए तो ट्रैकिया से पास होते ही जाती है। और ट्रैकिया हमारा इसी वजह से कोलैप्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक सपोर्टेड रिंग से तुम्हारा जो उसको कार्टिलेज बोलते हैं उससे सपोर्टेड रहता है। तो जो अपर एंड होगा तुम्हारा बेसिकली ट्रैकिया का, वहां तुम्हारा एक वॉइस बॉक्स भी पाया जाता है जिसको लैरिक्स भी बोल देते हैं, है ना? और जस्ट ट्रैकिया के नीचे जो पाया जाता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फिर ये तुम्हारा ये ब्रोंकी में चला गया। तो जो तुम देख रहे हो ना, अगर एक बार फिर से मैं तुमको लास्ट में अगर तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, लास्ट में तुम लोग देखना, ठीक है। तो ये जो एयर है जो तुम्हारे बेसिकली उससे जा रही है,
जो एयर जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं विंड पाइप से थ्रू जा रही है, तो ये तुम देखो दो ब्रोंकस में डिवाइड हो गए, और जब मैं दोनों को गिरूंगा तो दोनों को क्या बोल दूंगा, तुम्हारा ब्रोंकी बोल दूंगा। तो याद रख लेना, दो ब्रोंकीज होंगी तुम्हारे लोअर एंड में पाई जाएंगी, जो कि तुम्हारे लंग्स में पाई जाएंगी। तो एक को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस और दो को बोलते हैं ब्रोंकी बोलते हैं। और यही दो ब्रोंकी क्या करेंगी, दो लंग्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये चीजें। तो जो लंग्स जो लाई होता है वो एक्चुअली में चेस्ट कैविटी में लाई होता है, जो कि बेसिकली एब्डोमिनल को सेपरेट करके रखता है थ्रू द डायफ्राम। ये चीज मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता ही दी है ये चीज। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई। आ गया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब आ गया इतना, ठीक है। अब इतना याद रखो, ये जो तुम्हारा लंग्स है ये लंग्स ओपन भी नहीं रहता है। एक सेकंड रुको, ठीक है। आ जाओ, अब इसके बाद आ जाओ। अब उसके बाद मैंने ये जो तुम्हारी रिप्स होती है ना, मतलब क्या कहते हैं, ये जो रिप्स होती है, हमें मालूम है कि रिप्स के अंदर रिप केज पाई जाती है। और ये जो तुम्हारा लंग्स होता है, लंग्स भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से। वो जो मेम्ब्रेन होती है तुम्हारी प्लेनेरिया मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये चीज प्लेउरा, प्लेनेरिया भी बोल देते हैं, प्लेनेरिया नहीं सॉरी, प्लेउरा, ठीक है। क्या बोल देंगे उसको, प्लेउरा बोल देंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भाई। आ गया? तो तुम इसको देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो, तुमको इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है बेसिकली, ये जो ऊपर तुम देख पा रहे हो हल्का सा, ये है तुम्हारा ट्रैंक, ये तुम्हारा है तुम्हारा लेरेक्स है, ये है तुम्हारा ट्रैकिया है, ये तुम्हारा है विंड पाइप है, जो दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये है तुम्हारा विंड पाइप है, और ये जो आ रहा है ये है तुम्हारा ब्रोंकी है। ये क्या है तुम्हारा ब्रोंकी, और फिर ये छोटे 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 मतलब काफी छोटे छोटे ब्रोंकीलेस में भी डिवाइड हो रखे हैं एयर। फिर जब तुम इसमें और अंदर जाओगे, और अंदर जाओगे, तो तुमको मिलेगा एक एयर लाइक साइकिल स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एवोली बोल देते हैं। और ये जो एवली होती है, इसमें काफी सारी तुम्हारे ब्लड कैपिलरीज अटैच होती है, जो कि बेसिकली तुम्हारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करती है और तुम्हारे और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करती है। और ऐसी एवलीज हमारे लंग्स में मिलियंस पाई जाती है, और इसी मिलियंस ऑफ पानी की वजह से लार्ज एरिया बना पाते हैं, ताकि हम लोग रेस्पिरेशन में काम कर सके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम कर सके। क्योंकि जितनी कम एवलीज उतना कम रेस्पिरेशन, उतना कम सांस, उतना कम फूड का ब्रेकडाउन, उतना कम एनर्जी। तो जिसकी वजह से लार्ज सरफेस होने की वजह से, मैक्सिमाइज करने की वजह से हम लोग गैस को एक्सचेंज कर पाते हैं, ये चीज है। तो तुम इसको एक बार फिर से कंप्लीटली देखो, और अच्छे से तुम लोग समझ जाओगे, ये चीज है। तो ये देखो, ठीक है, फ्रेनेक्स आया, लेरेक्स आया, फिर उसके बाद तुम्हारा ये नीचे विंड पाइप आई, और ये विंड पाइप कार्टिलेज से अटैच हो रखी, ताकि ये कोलैप्स ना हो पाए। क्या ना हो पाए, कोलैप्स ना हो पाए, ये चीज है, ठीक। ठीक है सर, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये कार्टिलेज दिख रही है तुम लोग को, कार्टिलेज दिख रही है ना, जो कि बेसिकली इसको कोलैप्स होने से रोक रही हाँ है। भाई। और फिर यही यही जो तुम्हारी बेसिकली ये जो तुम्हारी एयर है, ये तुम्हारे ब्रोंकी में डिवाइड हो गए, दो ब्रोंकीज में डिवाइड हो गए, ये चीज है। और फिर इन्हीं ब्रोंकीज के तुम्हारे लास्ट में मतलब क्या कहते हैं सेक्शन में, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे एवोलीज पाए जाएंगे। वो एवोलीज तुम्हारे मतलब छोटे छोटे, देखो अभी ब्रोंकोलियस भी आ जाएंगे, काफी सारे है ना, देखो एक ही लाइक है ना। तो ये जो तुम्हारे एयर लाइक जो सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एवोलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं एवोलीज। और जब तुम इन एवोलीज को देखोगे, तो इन एवोलीज में पाए जा रहा होगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कैपिलरीज पाए जा रहे हैं। तो ये देखो, ये जो रेड कलर का तुमको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में बताने की कोशिश करेगी। देखो ये एक तुम्हारे वेन्स और आर्टरीज के बीच की बात है, जो तुम्हारे एवोलीज है। और इसमें जो ऑक्सीजन है, वो तुम्हारे ऑक्सीजन बड़ी आसानी से ब्लड की थ्रू जा पा रही है, और जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तुम्हारी रिमूव आउट हो जा रही है। तो ये देखो, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो तुम्हारे ये मतलब क्या कहते हैं येलो रूप में फेंकते चला जा रहा है, और जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बड़े आसानी से वो तुम्हारा फिर से रेड कलर में फिर से बनाते हुए भेजते जा रहा है। तो तुम इसको फिर से देखो ध्यान से, दिख रहा है ये कैसे तुम्हारा ये जो ब्लू कलर का आरबीसी है, वो उसको मतलब रेड कर पा रहा है। एक बार फिर से देखो, वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि अब वो ऑक्सीजन रिच हो गया। और जो तुम्हारा ब्लू कलर का था, वो अभी तुम्हारा डी मतलब क्या कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड था। तो वो डीऑक्सीजनेटेड जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसने क्या कर दिया, वो तुम्हारे इसी एवोली में फिर से डाल दिया। और फिर यही एवोली क्या करेगा, फिर यही एवोली तुम्हारा निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, एक बार फिर से मैं तुम लोग को दिखा दे रहा कि जब भी हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, तो जो एयर सैक्स जो एवोलीज होती है, वो तुम्हारी एयर से इनरिच हो जाती है। और हमें मालूम है कि वहां क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है। फिर यही ऑक्सीजन तुम्हारे थ्रू कैपिलरीज ब्लड वेसल्स के थ्रू वो फिर तुम्हारे ब्लड सिस्टम में आती है, और फिर वो ब्लड सिस्टम के थ्रू फिर वो तुम्हारे बाहर चली जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा
कि यार तुम्हारे ब्लड में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो उसको वहां से वहां तक पहुंचा पा रहा है, तो वो तुम्हारा हीमोग्लोबिन है। तो एक्चुअली Hemoglobin. में जो ब्लड होता है वो तुम्हारा बेसिकली क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन की मदद से बड़ी आसानी से ऑक्सीजन जो तुम्हारी डिफ्यूज होती है हायर कंसेंट्रेशन में, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाता है, कि ताकि मैं फूड को जो ग्लूकोज है उसको मैं क्या कर सकूं, डाइजेस्ट कर सकूं, है ना। और फिर जो तुम्हारा वहां डाइजेस्ट के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा होगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 है, वो फिर सेम उसके थ्रू मतलब क्या कर सकूं, फिर मैं वापस उसको ला सकूं, ये चीज है ना। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी डिफ्यूज होगी ब्लड में, तो वो भी हायर कंसेंट्रेशन में होगी। तो जब वो हायर कंसेंट्रेशन में हो रही है, तो फिर वो ब्लड क्या करेगा, सेम उसी एवोलीज में लेकर आएगा, और फिर वही एवोलीज क्या करेगा, फिर उसको फिर मतलब ब्रोंकी के थ्रू फिर वो तुम्हारे नोस्ट्रिल के थ्रू फिर से उसको पास आउट कर देगा। तो जो ब्रीथिंग में एक जो साइकिल है, जो एयर का अंदर होना, इनहेल होना, और फिर जो एक्सहेल होना, है ना। तो जो लंग्स है वो एक सर्टन एक रेजिडुअल वॉल्यूम तक जो एयर को सुफिशिएंटली टाइम तक मतलब एब्जॉर्ब करके रखता है। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि जब तुम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो तुम्हारी पूरी ऑक्सीजन चली गई, नहीं, पूरी ऑक्सीजन नहीं जाती। जब भी हम लोग सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो समहाउ कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो रह जाती है, मतलब कि परमानेंट। जब भी देखो, जब भी मैं तुम्हारी, अगर मान लो कि मैं नोज को बंद कर लूं, लेकिन फिर भी तो तुम जिंदा रहते हो। जिंदा रहते हो कि नहीं रहते हो, एक 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट क्यों रहते हो, क्योंकि तब तक भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, लंग्स के अंदर, तुम्हारे एवोलीज के अंदर कुछ ना कुछ तुम्हारे बेसिकली ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो ये जो लाइन है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम लोग ब्रीथिंग साइकिल में होंगे, तो जो एयर होगी जो इनहेल करेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, तो जो उसका रेसिडुअल अमाउंट होगा जो मतलब चेक करेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि यार जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है और जो तुम्हारी जो ऑक्सीजन है, वो जो तुम्हारी रिलीज हो रही, कुछ ना कुछ तुम्हारे कुछ ना कुछ अमाउंट में रह जा रही होगी, कुछ ना कुछ उसमें रह जा रही होगी, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। यान तुम मुझे इसका बताओ कि इसमें से ऐसा कोई भी मेन ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स, ट्रैकिया, डायफ्राम, एसोफेगस। ये इसोफेगस। एसोफेगस, उसोफेगस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ रुद्र, ओसोफेगस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? कार्तिक तुम बताओ। फूड पाइप. फूड पाइप। और ट्रैकिया को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? विंड पाइप. विंड पाइप। विंड पाइप। वेरी गुड, आ जाओ। प्रणव, इसका आंसर बताओ। चलो तुम बताओ रुद्र। वैसे भी आना मैं. चलो ठीक है, तुम बताओ। यान तुम मुझे बताओ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से पैगन हो जाता भैया हाँ, भैया नोज से। है? नोज से। वेरी गुड। कार्तिक तुम बताओ। What is the name of the two holes in the nose through which air is drawn into the body? Nostrils. नॉस्ट्रल्स। वेरी गुड। अब मुझे इसका आंसर बता दो यान, कैसे कौन सा स्ट्रक्चर्स है जो कि तुम्हारे माउथ कैविटी और जो तुम्हारे जो हीट ईट कर रहे होते हैं उन दोनों को अलग करता है? वो तुम्हारी ट्रैकिया है, या फिर डायफ्राम है, या फिर बोन है जो ब्रोनी प्लेट है, या फिर वो ब्रोंकी है, कि ताकि खाना खाते वक्त भी सांस ले सके? भैया बी वाला। नहीं, बी वाला नहीं ट्रैकिया है गधे, वो उसको विंड पाइप बोलते हैं। बोनी प्लेट है ना, बोनी प्लेट भी बोल देते बॉनी हैं, प्लेट। ये चीज है। ठीक है, ये हो गया। कार्तिक बताओ इसका आंसर। After air is drawn in through the nostrils, what is the part? What is the next part in the respiratory system? It enters nasal passage. नेसल पैसेज। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता यान, कि प्राइमरी फंक्शन क्या है म्यूकस और फाइन एयर्स का नेसल पैसेज में, कि ताकि एयर को वार्म कर सके, या फिर जो तुम्हारी इम्प्योरिटीज है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर सके, या फिर जो तुम्हारी एयर है जो लंग्स तक पहुंच रही है उसको ठंडा कर सके, या फिर जो ऑक्सीजन है जो आ रही है वो उसको वहीं अब्जॉर्ब कर ले। भैया भैया बी वाला। पढ़ पूरा। टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड अदर इम्प्योरिटीज। ये बी हो गया। वाला। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ। What is mucus secreted in the? Where is mucus secreted in the nasal passage? Um, in the glands inside the nasal passage. ठीक है, अगला आंसर तुम ही बताओ। What is the name for the part
of the throat located between the mouth and the windpipe. Pharynx. क्या होगा? तुम्हारा फेरेंक्स होगा। वेरी Pharynx. गुड, आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि जब भी तुम्हारे नेसल पैसेज से तुम्हारी जो एयर पास हो रही होगी, तो फिर वो तुम्हारी कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी, फेरेंक्स में जाएगी, ब्रोंकी में जाएगी, या विंड पाइप में जाएगी? भैया बी वाला। गधे, पहले फेरेंक्स में जाएगी। अच्छा याद रख ले। अच्छा समझ में आ गया? हाँ, नसल पैसेज, फिर देसी तुम्हारा वाला। तुम्हारा फिर उसके बाद फेरेंक्स, हाँ, फिर फिर तुम्हारा फेरेंक्स के साथ साथ तुम लैरिंग्स, फिर उसके बाद तुम्हारा विंड पाइप, फिर तुम्हारा ब्रोंकी, फिर उसके बाद तुम्हारा एवोली। समझ में आ गया? हाँ, ये चीज है। आ जाओ, अगला आंसर तुम्हें बताओ यार, कि अनदर नेम ऑफ विंड पाइप। बताओ इसका आंसर। भैया डी वाला। ट्रैक किया, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। What is a windpipe also known as? Where trachea. ट्रैक किया, वेरी गुड। अगला बताओ, तुम्हें बताओ। What prevents the trachea from collapsing when there is no air in the gaps? Ribs of cartilage. Rings of रिप्स ऑफ cartilage. कार्टिलेज, वेरी गुड। आ जाओ, अब मुझे बताओ यान, वो बेसिकली वॉइस बॉक्स का क्या नाम है जो कि तुम्हारे ट्रैकिया के जस्ट ऊपर पाया जाता है? मैंने भैया थोड़ा सा लैरिंग। लैरिंग्स होगा। देखो, लैरिक्स का काम कुछ भी नहीं होता तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इस वजह से लैरिक्स को नहीं रखा जाता। लेकिन ट्रैकिया का काम में होता है ना, ट्रैकिया का काम होता है, ये चीज होता है। तो ट्रैकिया के ऊपर जस्ट तुम्हारा पाया जाता है, लैरिक्स पाया जाता है, ये चीज है। तो यही बोल रहा है कि जो अपर एंड ट्रैकिया के जो, सॉरी, ट्रैकिया के जो अपर एंड में पाया जा रहा है, सॉरी, वो जो तुम्हारा बेसिकली फ्रेनेक्स के जो नीचे पाया जा रहा है, लैरिक्स, है ना, वो जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसका नाम क्या है? तो वो लैरिंग्स है। वेरी गुड। अगला आंसर तुम ही बताओ। ये जो ट्रैकिया जो जब नीचे जाएगा नेक्स्ट के थ्रू, जो दो सिंपलर ट्यूब में डिवाइड हो रहा है, तो उन दो भैया ट्यूब्स को सी क्या वाला बोलेंगे? ब्रोंचाई। ब्रोंकी है ना, ये हो गया ब्रोंचाई या ब्रोंकी, कुछ भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। और ये प्लेउरा का मतलब क्या होता है, मुझे बता सकते हैं कोई? प्लेउरा का मतलब, प्लेउरा क्या है? कोई भी। कहाँ पाया जाता है ये? प्लेउरा बेसिकली तुम्हारा एक, बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एक मेम्ब्रेन है। क्या है तुम्हारी मेम्ब्रेन, जो कि किसको कवर करके रखी हुई है? तुम्हारे लंग्स को कवर करके रखी हुई है। इतना आगे समझ में? अच्छा यही मेम्ब्रेन है भैया जो मतलब ये? यही मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। What is the muscular पार्टीशन। partition that separates the chest cavity from the abdominal cavity called? What is the muscular? ऐसा कौन सा चीज है मस्कुलर पार्टीशन जो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर रहा है? ये ट्रैकिया। भैया हाँ बताओ यार, तुम बताओ। भैया बी वाला डायफ्राम। डायफ्राम, वेरी गुड, है ना, बहुत सही। गधे, याद कर ले इसको, है ना। अभी बताया था ना तेरे को कि यहाँ जो तुम्हारा डायफ्राम है, वो तुम्हारे स्टमक, यहाँ तुम्हारा आता है, स्टमक आता है, फिर इसके बाद तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। तो ये जो तुम्हारा जो डाइजेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, उसको एब्डोमिनल बोलते हैं। तो उस एब्डोमिनल को तुम्हारे चेस्ट कैविटी से जो अलग कर रहा है, वो होता है तुम्हारा डायफ्राम होता है। क्या होता है वो तुम्हारा डायफ्राम होता है। इस चीज को याद रख लो। ठीक है, बताओ ठीक है। कार्तिक, अगला आंसर। What do bronchi divide into inside the lungs? Bronchiales. ब्रोंकोलियस, क्या बोल सकते हैं? ब्रोंकोलियस बोल Bronchiales. सकते हैं ना। तो याद रख लेना, ब्रोंकी कितनी होंगे तुम्हारे? ब्रोंकस, ब्रोंकस मतलब एक, टोटल नंबर ऑफ ब्रोंकी दो, लेकिन ब्रोंकोलियस तुम्हारे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यान, कि जो ब्रोंकोलियस के एंड में जो एयर लाइक टाइनी एयर लाइक सैक्स, उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकी, एवोलिस, कैपिलरीज या प्लेरा? भैया एवोली। एवोलिस, वेरी गुड। अब इसका आंसर बताओ कि एक्चुअली में क्या होता है एवोलिस के अंदर? जो एयर है वो वार्म हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, या फिर उससे वॉइस प्रोड्यूस होती है, या फिर वो ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है कि कोलैप्स ना हो, या फिर जो ऑक्सीजन है, जो है ना, जो बॉडी के अंदर आ सके, और जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वो एलिमिनेट हो सके। एवोली का क्या काम है? एवोली के अंदर क्या चीज होती है एक्चुअली में? भैया इसका, भैया एक मिनट। बहुत हसन। भैया भैया इसका सी वाला होगा। सी वाला ना। एवली कैसे होते? सी होते ना, जैसे ये तुम्हारी, मान लो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा लंग्स हो गया, और लंग्स के अंदर तुम्हारा ये एक ब्रोंकी आई, ये ब्रोंकी आई,
और इसी ब्रोंकुलस काफी सारे ब्रोंकुलस आ गए, तो उसमें से क्या होगा, एक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, यही तुम्हारी एयर ट्रैप्ड होगी। और इसी एयर ट्रैप में तुम्हारे क्या होंगी, छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी। और वो कैपिलरीज क्या कर रही थी, तुम्हारे एयर जो ऑक्सीजन रिच है उसको वो अंदर थ्रू द ब्लड को थ्रू पहुंचा पा रही थी, और उसी ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को भी किक आउट कर पा रही। तो एवली मेन चीज है, याद रख लेना ये है। चलो आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What surrounds the walls of the alveoli? The thick membranes. अच्छा, एवलीज के Very सराउंडिंग्स में thin, क्या, very thin blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज। अगला आंसर बताओ। How does the presence of millions of alveoli in the lungs benefit gas exchange? It provides, it makes the lung heavier. It provides a very large surface. It prevents the lungs from collapsing. It helps to filter the air. Wave D. इट प्रोवाइड द वेरी लार्ज सरफेस एरिया, वेरी गुड। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ, क्या होता है एक्चुअली में जब एयर लैक सैक एविली है ब्रीथ इन प्रोसेस की तरफ, जब ब्रीथ इन करते हैं तब एयर सैक जो एविलीज उनके साथ क्या होता है, वो और छोटी हो जाती है, भैया या फिर जो उसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो वो और फिल हो जाती है लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, या फिर वो फिल होती है लेकिन उसमें ऑक्सीजन बढ़ती है, या फिर वो एम्पटी हो जाती है। भैया सी वाला सी वाला ना, तो गैसेस थोड़ा ध्यान से with air। सोचना है ये चीज है। अगला आंसर बताओ कि बेसिकली जो जो छोटी छोटी थिन ब्लड वेसल्स है जो एवली के अराउंड सराउंड हो रखी है उनको क्या बोलते हैं, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और या ब्रैंकोलिस। भैया कैपिलरीज। कैपिलरीज, वेरी गुड, है ना, ये चीज है। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the red pigment in the blood? भाई hemoglobin. हीमोग्लोबिन है ना, जो उसको पहुंचा रहा है। चलो अब इसका आंसर बताओ। Where does the oxygen come from the blood diffuse into? The cells of the body tissue. द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, ये हो गया, ये होगा इसका आंसर। हाँ, ठीक है। अब आ जाओ, इसका आंसर बता दो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है रेस्पिरेशन में बॉडी टिश्यूज में, वो कौन सा है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। भैया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला आंसर बताओ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी टिश्यू से निकला है, ये डिफ्यूज होगा, ठीक है, ये जो डिफ्यूज होगा कहाँ से निकलेगा, कहाँ से डिफ्यूज इनटू, कहाँ डिफ्यूज होगा, कहाँ जाके मिल जाएगा, लंग्स में, एवोलीज में, ब्लड में या ऑक्सीजन में। भैया ब्लड में सी वाला। सी वाला, हाँ पक्का। भैया। वेरी गुड यार, एकदम नहीं। सही आंसर बता। चल अब इसका आंसर बता दे कार्तिक है। What happened to the carbon dioxide when the blood reaches the lungs? Uh, it is absorbed by the oxygen. It diffuses the alveoli. It converts. Where it diffuses into the alveoli. एवोलीज, वेरी गुड। अगला आंसर बताओ। Why do the lungs always contain a certain volume of residual air? Uh, to provide sufficient time for gas exchange. क्या होगा इसका आंसर। To provide sufficient gas time for gas टाइम exchange. फॉर गैस एक्सचेंज, ये चीज है ना, ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका अगला आंसर बता दो यान, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के थ्रू, वो किस फॉर्म में की जाती है, बाय हेमोग्लोबिन, बाय गैसियस फॉर्म, या बाय डिसॉल्व फॉर्म, या फिर ट्रैप्ड इन एयर सैक्स। ट्रै नहीं, भैया बाय नहीं सी वाला इन डिजॉल्व। डिसॉल्व फॉर्म, वेरी गुड। अब इसका आंसर बता दो, तुम ही बताओ कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। भैया इसका सी वाला सी वाला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, है ना, इस चीज को याद रख लेना। तो आज मैंने बस केवल इतना ही बताया, ठीक है, अभी केवल 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, तो इसके बाद कल बता दूंगा क्योंकि आज ज्यादा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये हो गया, पहला लिखूंगा व्हाट इज द ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है, व्हाट इज ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम एंड रिप्स ड्यूरिंग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आराम से 5 मार्क्स का है, क्योंकि बढ़िया लेवल का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट व्हाट आर द प्रोसेस through which
रेस्पिरेशन, नहीं नहीं ये नहीं लिख सकता, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज रेस्पिरेट, हाँ, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाउ इट प्रोसेस आउट, ये हो गया। ये भी आराम से तुम्हारा 5 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई एवलीज हैज थिन मेम्ब्रेन कैपिलरीज एंड फाउंड इन ASX, ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? भैया दूसरे वाले क्वेश्चन में ये बताना होगा ना कि जो मतलब नॉस्ट्रल नेजल से जो, कैविटी से लेकर, हाँ, सारी सिस्टम तक जा रही है। ठीक अब मुझे है। बताओ इन 2 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। 3 क्वेश्चन में। और ऊपर वाले में इतना बताना भैया डायफ्राम क्या है, और जब वो कॉन्ट्रास्ट होता है और हाँ, रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब बताना है ब्रीथ इन प्रोसेस के समय डायफ्राम और तुम्हारा रिब केज के साथ क्या सीन हो रहा है तुम्हारा, है ना, ये सारी चीजें क्या हो रही है। और क्वेश्चन 3 में बताना है कि जो एवली है वो तुम्हारा एयर लैक्साइक स्ट्रक्चर से फायदा क्या होता है, और जो उसमें ब्लड हाँ। कैपिलरीज है ना, कि उनका काम क्या है ना, क्यों है, ये सारी चीजें। अब मुझे बताओ इनमें किसी को कोई डाउट है इन 2 क्वेश्चनों में? नहीं भैया, नहीं, पक्का? पक्का भैया। ठीक।